स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ा खुलासा। तो पूर्व सीएम के सलाहकार की पत्नी का नाम भी जांच में सामने आया है। ईओडब्ल्यू करेगी 200 करोड़ की हेराफेरी की जांच और अब इस पूरे संदर्भ में एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा नाम जो है वो सामने आया है। तो पूर्व सीएम के सलाहकार की पत्नी का नाम भी सामने आया है। तो बता दें, ईओडब्ल्यू अब इस पूरे संदर्भ में जांच को आगे बढ़ाएगी। 200 करोड़ की हेराफेरी की जांच करेगी ईओडब्ल्यू। तो आरडीएफडी के फर्जी खाते होने का आरोप है। फर्जी खातों के जरिए काले धन को वैध करने का आरोप। तो 50 लोगों की फर्जी एफडी आरडी खोलने का ये बड़ा खुलासा हुआ है। म्यूचुअल बेनिफिट के नाम पर कंपनी ने ये बड़ी हेराफेरी की है। तो कंपनी में सलाहकार की पत्नी 2017 से 20 तक जो है डायरेक्टर रही और त्रिवेंद्र रावत के सलाहकार केएस पवार से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और जब ये पूरा मामला विधायक की तरफ से उठाया भी गया तो तुरंत आनन फानन में जो है इस पद से पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार की पत्नी को हटा दिया गया। और अब इस जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व सीएम के सलाहकार की पत्नी का नाम सामने आया है और अब जांच आगे बढ़ते हुए ईओडब्ल्यू 200 करोड़ की हेराफेरी की जांच करेगी। और ये मामला इसलिए भी काफी गंभीर हो जाता है क्योंकि कई अलग अलग नामों पर ये खाते खोले गए थे आरडी और एफडी के रूप में। इनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं कि उनके नाम पर ऐसे कोई खाते खोले गए हैं। और अब पूरी स्थिति जो है वो तभी साफ हो पाएगी जब ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले पर जांच को आगे बढ़ाएगी। तो ये बड़ी और अहम खबर मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई। पूर्व सीएम के सलाहकार की पत्नी का नाम इस पूरे संदर्भ में सामने आया। तो ईओडब्ल्यू अब 200 करोड़ की हेराफेरी की जांच यहां पर करेगी। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मनी लॉन्ड्रिंग में ये बड़ा खुलासा, पूर्व सीएम के सलाहकार की पत्नी का नाम आया सामने, जो बेहद चौंकाने वाला। देखिए, बिल्कुल ये मामला पहले भी उठा था जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे। तो उनके सलाहकार केएस पवार पर या केएस पवार की पत्नी की कंपनी पर यह आरोप थे कि सोशल म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसमें कई ऐसे लोग जिनकी एफडी और जिनकी आरडी हुई है, उन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे फर्जी नाम करीब 50 के करीब उसमें आरोप लगे थे। विधानसभा सत्र में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक काजी निजामुद्दीन ने इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद इस मामले पर बहुत ज्यादा गहमागहमी हुई थी। फिर सीबीआई संस्तुति इस मामले की शासन ने की थी कि सीबीआई इस मामले में जांच करे। अब एक बार फिर से ये मामला उठ चुका है। शासन ने इस पूरे मामले पर आर्थिक अपराध शाखा को इससे जांच कराने के लिए इसमें अधिकृत कर दिया है। यानी उत्तराखंड पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है वो इस पूरे मामले में जांच करेगी। इस पूरे मामले पर पत्रकार उमेश कुमार, जो अब विधायक बन चुके हैं, निर्दलीय विधायक खानपुर से हैं, उन्होंने ये पूरे मामले को लेकर उस वक्त कागज पेश किए थे और कहा था कि ये पूरा मामला जो है ये मुख्यमंत्री के सलाहकार से जुड़ा हुआ है। औद्योगिक सलाहकार की पत्नी इस कंपनी की डायरेक्टर हैं। हालांकि इस विवाद के बाद सलाहकार की पत्नी ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो अब एक बार फिर से इस मामले में गहमागहमी शुरू हो चुकी है क्योंकि अब आर्थिक अपराध शाखा इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए का करीब मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें आरोप लग रहा है। और जो लोग जिन लोगों के नाम से ये एफडी रखी गई उसमें उन लोगों के नाम ही नहीं थे। मतलब वो लोग या तो मृत थे या फिर फर्जी तरीके के नाम थे जो अब तक के आरोप है। हालांकि जांच में एक क्लियर होगा कि इस पूरे मामले में उमेश कुमार के दावों में कितना दम है। और यही वजह है कि अब सबकी निगाहें ईओडब्ल्यू पर होगी, यानी आर्थिक अपराध शाखा पर होगी, जो पूरी स्थिति को स्पष्ट करेगी। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, निलंबित सचिव की बढ़ सकती है मुश्किलें। मुकेश सिंघल के खिलाफ जो कार्रवाई है वो तेज हो चली है और इसी के साथ मुश्किलें बढ़ते हुए विधानसभा में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू। तो विवादित कंपनी को भर्ती के लिए ठेका देने का आरोप है। करीब 60 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया था और अब इसी संदर्भ में जो कार्रवाई है वो तेज हो चली है और इसी के साथ मुकेश सिंघल की मुश्किलें भी बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पहले ही उन्हें निलंबन जैसी कार्रवाई से दो चार होना पड़ा और अब जो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है।
बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं तो यूके SSSC में आरोपी कंपनी से विधानसभा भर्ती परीक्षा कराने और अग्रिम 59 लाख रुपए के भुगतान को लेकर जांच शुरू हो गई। और इस मामले में उत्तराखंड स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा है कि मुकेश सिंघल के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, सिस्टम होता है, कार्रवाई शुरू हो गई है और धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। हम लोगों ने अपनी जो कार्रवाई, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कार्रवाई होती है, वो हमने शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला का। सुरेंद्र, अब इस पूरे मामले पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू हो चली है और अब इसी के साथ मुकेश सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल शुरुआत से ही जब विधानसभा में भर्तियों को लेकर हम सवाल खड़े कर रहे थे तो मुकेश सिंघल को लेकर तब भी हमने ये कहा था कि नियुक्ति गलत है और गलत तरीके से इन्होंने काम किया है और वही बाद में हुआ, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। और क्योंकि अब ये पूरा मामला भर्ती से जुड़ा हुआ है, 32 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, इसके लिए पूरी प्रक्रिया की गई थी। जिस कंपनी का सिलेक्शन किया गया था वो इन दिनों यूके SSSC जांच में आरोपी है। उस कंपनी के मालिक समेत कई लोग, कर्मचारी गिरफ्तार भी हुए और कुछ लोगों की जमानत भी हुई और मामले में अभी लगातार विवेचना STF कर रही है। दूसरी ओर उसी कंपनी को विधानसभा में भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। उस कंपनी को अग्रिम 59 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाता है, जबकि परीक्षा का परिणाम तक घोषित नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने ही खुद ये बताया कि अब तक की जो जांच चली है उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये पूरा संदिग्ध मामला हो सकता है और ऐसे में उन्होंने कहा था कि जल्द ही इस पर हम जांच शुरू करेंगे। अब उन्होंने ये बताया है कि प्रशासनिक जांच हमने शुरू कर दी है, यानी अगले कुछ दिनों में सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिंघल अभी निलंबित हैं, गैरसैंण में अटैच हैं, लेकिन अब अगर जांच बढ़ेगी तो सिंघल को फिर STF का भी सामना करना पड़ेगा, जो पहले से यूके SSSC की भर्ती को लेकर जांच कर रही है। और इसके अलावा सिंघल को उन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे कि कैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, कैसे बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए ही पूरा पेमेंट पहले ही कर दिया गया। इन तमाम चीजों से उनको गुजरना पड़ेगा और ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बता दें कि अब इसी के साथ मुकेश सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते हुए, जो संकट के बादल हैं वो उन पर लगातार मंडरा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। दरअसल पूर्व IFS किशन चंद अधिकारी पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा दर्ज है, जिससे बचने के लिए किशन चंद ने बीजेपी नेता सुरेश राठौर के दरबार में शरण ली है और पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने किशन चंद को 15वें अखाड़े का महामंत्री बनाने का ऐलान किया। उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ विजिलेंस किशन चंद के खिलाफ लगातार जांच में जुटे है। ये हमने श्री गुरु रविदास अखाड़े का जो पहले से भी चल रहा था, हमने सारे लोगों को इकट्ठा करके फाइनल स्टेज लेकर के इसे अखाड़े का रूप दिया है और हमारा ये मानना है कि ये हमारा 15वां अखाड़ा होगा। हम जो मुख्य अखाड़े हैं उन लोगों से वार्ता करेंगे और किसके साथ हमें चलना है, शाहियों में, स्नान में, कहाँ हमें क्या करना है, हम वो विचार विमर्श करेंगे, उन्हीं के साथ हम चलेंगे। श्री गुरु रविदास अखाड़ा के नाम से हमारा अखाड़ा होगा और पूरे देश के अंदर, देश और दुनिया के अंदर काम करेगा। किशन चंद जी महामंत्री के रूप में काम करेंगे, योग्य अधिकारी हैं, IFS हैं, बुद्धिजीवी हैं और अखाड़े के महामंत्री के रूप में काम करेंगे। तो किशन चंद ने अब अपनी मुश्किलों से बचने के लिए बीजेपी नेता सुरेश राठौर का सहारा लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला का। सुरेंद्र, भ्रष्टाचार से लिप्त अब अधिकारी किशन चंद की तरफ से बीजेपी नेता सुरेश राठौर का यहां पर शरण ली गई है, क्योंकि एक तरफ सरकार पूरे संदर्भ में नकेल कसने के लिए सख्त है तो दूसरी तरफ बचने की कवायद किशन चंद की तरफ से। देखिए, बिल्कुल किशन चंद IFS अधिकारी थे और तमाम मामलों पे इन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे। DFO रहते हुए और अन्य पदों में रहते हुए कई भ्रष्टाचार के आरोप थे। मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लिया था, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। विजिलेंस ने इनके खिलाफ FIR दर्ज की थी, इनके खिलाफ जांच चल रही है इस समय। और अब ऐसा लगता है, क्योंकि ये सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं इसी बीच में,
और अब ऐसा लगता है कि इन तमाम कानूनी पेचों से बचने के लिए जब इन्होंने देखा कि विजिलेंस का शिकंजा कसता जा रहा है, सरकार इनको कभी भी इस पूरे मामले पर इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, सरकार का सख्त रुख है, तो ऐसे में ये अब धार्मिक चोला पहनते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेश राठौर जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं, ज्वालापुर से विधायक थे, ये रविदासानंद महाराज के नाम से जाने जाते हैं और ये धार्मिक कार्य भी करते हैं और उन्हीं की शरण में ये पहुंचे हैं। इनका ये कहना है कि 14 अखाड़े पहले से हैं, 15वें अखाड़े के तौर पर ये उनके अखाड़े को शामिल कराएंगे और राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर इनको वहां नियुक्त किया गया है। तो अब इनको ऐसा लगता है कि शायद जो इनके खिलाफ कार्रवाई है उससे बचने का एक तरीका यही है कि आप किसी कहीं धर्म का चोला पहन लें या फिर किसी मठ या किसी अन्य अखाड़े की शरण में चले जाएं। जी, और अब ये धार्मिक चोला किस तरह से किशन चंद को बचाता है ये देखना होगा। सुरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के दौरान रखे हुए तमाम शहरों, महानगरों, सड़कों और संस्थाओं के नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और इसी कड़ी में जिसमें लैंसडाउन का नाम बदलने को लेकर भी लगातार चर्चाएं जोरों पर है। तो लैंसडाउन का नाम कालों का डांडा रखे जाने की चर्चा है, लेकिन लैंसडाउन विधानसभा से विधायक दिलीप रावत का यह कहना है कि लैंसडाउन का नाम बलभद्र नगर होना चाहिए क्योंकि सूबेदार बलभद्र सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लैंसडाउन में सेना स्थापित की थी और अब लैंसडाउन के नाम को बदलने को लेकर चर्चा जो है वो जोरों पर है। कोई यहां पर बलभद्र नगर नाम रखने की बात कह रहा है तो साथ ही कालों का डांडा रखे जाने की भी चर्चा खूब जोरों पर है। देखिए, हमने पूर्व में जब सीतारमण जी रक्षा मंत्री जी थी तो हमने उस समय भी कहा था कि भाई जितने प्रतीक हैं अंग्रेजों की गुलामी के उनको समाप्त कर देना चाहिए। तो हमने सुझाव दिया था कि लैंसडाउन का नाम भी, क्योंकि ये एक अंग्रेज अफसर के नाम पर है, इसे बदल देना चाहिए। कालों का डांडा पुराना नाम है लेकिन क्योंकि ऐतिहासिक नहीं है और सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो पर्यटन क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तो मैं समझता हूं कि विदेश के बाहर के जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए ज्यादा आकर्षित नाम नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बलभद्र ज्यादा सबसे उचित नाम है। तो अपने अपने तर्क यहां पर नाम को लेकर रखे जा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला का। सुरेंद्र, उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के दौरान रखे गए नामों को अब बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और इसी कड़ी में लैंसडाउन का नाम बदले जाने को लेकर चर्चा खूब जोरों पर है और अपने अपने तर्क। देखिए, बिल्कुल अपने अपने तर्क हैं और ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया था कि जो गुलामी के प्रतीक हैं उन नामों को हम बदल देंगे। हालांकि पहले बड़ी वकालत हुई कि लैंसडाउन का नाम कालों का डांडा कर देंगे, तो शायद अब स्थानीय विधायक को ही वो नाम पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें लगता होगा कि इस नाम के साथ उनकी विधायिका का वो जोर नहीं दिखेगा जो दिखना चाहिए। तो अब उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये बलभद्र सिंह के नाम पर बलभद्र नगर होना चाहिए। हालांकि इससे राज्य सरकार कितनी सहमत होगी, क्या रक्षा मंत्रालय कितना सहमत होगा, क्योंकि गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर भी वो है और ये रक्षा मंत्रालय की ओर से ही उस समय प्रस्ताव मांगे भी गए थे। तो ये जो तमाम बातें हैं ये अभी इस पूरे मामले पर सामने आ रही हैं। कुछ लोग अलग नाम दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ अन्य नाम दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कालों के डांडे की वकालत की थी तो स्थानीय विधायक अब कह रहे हैं कि ये पुराना नाम लगता है, पर्यटकों को आकर्षित नहीं करेगा। उन्हें लगता है कि बलभद्र नगर का नाम होगा तो पर्यटक दुगने संख्या में ज्यादा आएंगे। तो अब ये सारी चीजें सरकार के स्तर पर है। सरकार इसको लेकर क्या कुछ डिसाइड करती है, क्या नाम बदला जाएगा, लेकिन प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति इन दिनों जोरों पर हो रही है। आशिमा, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो लैंसडाउन के नाम बदले जाने को लेकर अपने अपने तर्क यहां पर पेश किए जा रहे हैं, लेकिन अब राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन मोड में दिखाई दिए, जहां सीएम ने आज सुबह रानीबाग स्थित एचएमटी परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान जिले के सभी अधिकारी भी सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। तो निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने एचएमटी परिसर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की बात भी कही। तो साथ ही एचएमटी की 45 एकड़ जमीन को हस्तांतरित कर राज्य को एक नई सौगात भी दी है।
इसके लिए प्रयास कर रहे थे। एचएमटी फैक्ट्री खुली है राज्य सरकार को राज्य सरकार को जमीन मिल गई, जो भी कंपनसेशन था वो हमारी सरकार की तरफ से जमा करवा दिया गया। इसके लिए पूरा हम रद्द एक मास्टर प्लान के तहत या सभी विश्लेषण करने के बाद तो यहाँ पर अच्छे से अच्छा काम हो सकता है। उद्योग के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में उसका आकलन करेंगे और उसका आकलन करने के बाद उसका काम करेंगे। तो हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण किए और आज सुबह देहरादून रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मरीजों से बातचीत यहां पर की, अस्पताल की व्यवस्थाओं का हालचाल भी जाना। सुशीला तिवारी अस्पताल सुधार लाने के निर्देश भी दिए। तो साथ ही अस्पताल प्रबंधन से कहा कि व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजे, जिससे जल्द से जल्द उन पर जो काम है वो किया जा सके, अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा सके। इसी दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी में सारे काम कैलेंडर के हिसाब से तय होते हैं और ये सब संगठन की प्रक्रिया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।